हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महासागरीय जल में पाई जाने वाली लवणता अर्थात सैलिनिटी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल 1370 मिलियन घन किलोग्राम धरातलीय जल का 97.2% भाग महासागरों व सागरों में पाया जाता है और महासागरों का यह जल बहुत खारा होता है क्योंकि इनमें अनेक प्रकार के खनिज लवण घुले हुए होते हैं। यदि समुद्रों के जल के भार की बात करें तो इसमें 96.5% भार जल का है, जबकि 3.5% भार इसमें घुले हुए पदार्थों का है, जिसका अधिकांश भाग नमक के द्वारा निर्मित होता है। महासागरीय जल के भार और उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता या सैलिनिटी के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रति 1000 ग्राम में व्यक्त किया जाता है। सागरीय जल की औसत लवणता 35 प्रति 1000 है, अर्थात यदि हम 1000 ग्राम सागरीय जल लें तो उसमें सामान्यतः 35 ग्राम लवण पाए जाते हैं। इन लवणों की मात्रा 33 से लेकर 37 ग्राम के बीच पाई जाती है, जो कि वाष्पीकरण, वर्षण तथा महाद्वीपों से नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए धरातलीय जल की मात्रा पर निर्भर करते हैं। सागरीय जल में लवणता बहुत सारे फैक्टरों पर निर्भर करती है, इसीलिए भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग लवणता पाई जा सकती है, लेकिन जल में घुले हुए लवण सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। अर्थात यदि लवणता कम होगी तो सभी खनिज लवण एक निश्चित अनुपात में कम हो जाएंगे, और अगर लवणता ज़्यादा है तो सभी घुले हुए लवण एक निश्चित अनुपात में ही बढ़ जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व के महासागरों में लगभग 5000 ट्रिलियन किलोग्राम नमक मौजूद है, जिससे संपूर्ण पृथ्वी पर लगभग 45 मीटर मोटी परत बिछाई जा सकती है। महासागरों के लवण युक्त जल या सलाइन वाटर की जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, जल की सैलिनिटी अर्थात लवणता बढ़ने से उस पानी की या उस जल की हीट कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, अर्थात समुद्री जल का जो तापमान है वो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कम ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जबकि शुद्ध पानी का 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। दूसरी विशेषता ये है कि इसमें घुले हुए लवण जल के हाइड्रोजन बॉन्ड को विकृत कर देते हैं, जिसके कारण लवण युक्त जो जल होता है उसका हिमांक अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी नीचे चला जाता है, कम हो जाता है। लवण युक्त जल की तीसरी विशेषता यह है कि समुद्री जल लवणता के कारण शुद्ध पानी की तुलना में देरी से सूखता है, अर्थात इसको समुद्री जो पानी है उसको वाष्पीकृत होने में अधिक टाइम लगता है, अधिक समय लगता है। चौथी विशेषता यह है कि लवणता के बढ़ने से ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक दबाव बढ़ता है। ऑस्मोटिक दबाव वो दबाव होता है जो किसी जीव पर पड़ता है जब वो समुद्र में के पानी में अंदर डूबा हुआ हो, और ये तब पड़ता है जब उस जीव के जो सेल हैं उसकी लवणता बाहर के वातावरण की लवणता से कम हो। इसके अतिरिक्त महासागरीय जल की जो लवणता है उससे महासागरीय जल का घनत्व भी प्रभावित होता है, तथा महासागरीय धाराओं में की उत्पत्ति में लवणता एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। महासागरीय जल में विभिन्न लवणों का भार इस प्रकार है, अर्थात यदि हम 1000 ग्राम समुद्री जल लेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं उनका वजन या उनका भार इस प्रकार रहेगा। इसमें क्लोराइड की जो मात्रा है वो 18.98 ग्राम रहेगी, जबकि सोडियम की मात्रा 10.556 ग्राम रहेगी। सल्फेट की मात्रा 2.649 ग्राम रहेगी, जबकि मैग्नीशियम की मात्रा 1.272 ग्राम रहेगी, जबकि कैल्शियम की मात्रा 0.4 ग्राम रहेगी। पोटेशियम की मात्रा 0.38 ग्राम रहेगी, जबकि बाइकार्बोनेट की मात्रा 0.14 ग्राम पाई जाती है। महासागरीय जल में पाए जाने वाले ये विभिन्न प्रकार के जो लवण हैं ये एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। यदि जल की लवणता कम होती है तो सभी लवण एक निश्चित अनुपात में ही कम हो जाते हैं, और लवणता यदि बढ़ती है तो सभी खनिज लवण इसी निश्चित अनुपात में बढ़ जाते हैं, लेकिन सभी परिस्थितियों में इनका अनुपात एक समान रहता है। महासागरीय लवणता के स्रोत
अर्थात महासागरों में पाई जाने वाली लवणता किन किन स्रोतों से उत्पन्न हुई है वो इस प्रकार है। भूप्रपटी पर पाई जाने वाले जो खनिज होते हैं वो धरातल पर बहने वाले जल के साथ घुलकर नदियों में पहुंचते हैं और नदियों के द्वारा ये घुले हुए लवण महासागरों में पहुंचा दिए जाते हैं। नदियां महासागरों में निक्षेपित होने वाले इन लवणों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त पवन या हवा के द्वारा आसपास के महाद्वीपों से लवणों को उड़ाकर महासागरीय क्षेत्रों में पवनों के द्वारा लवणों को निक्षेपित कर दिया जाता है। साथ ही साथ महासागरों या सागरों के भीतरी भागों में उत्पन्न होने वाले ज्वालामुखी उद्गार या इसी प्रकार के अन्य हॉटस्पॉट आदि से निकलने वाले मटेरियल से भी महासागरीय क्षेत्रों में या महासागरों के भीतरी भागों में लवणता पहुंचती है। इसके अतिरिक्त महासागर की जो लहरें होती हैं वो भी तटीय क्षेत्रों में जाकर तटीय क्षेत्रों से टकराती हैं और उनमें पाए जाने वाले लवणों को घोलकर घिसकर महासागरीय जल में शामिल करती हैं। तो ये कुछ मुख्य स्रोत थे जिनसे महासागरीय क्षेत्रों में या जल की में लवणों की मात्रा बढ़ती है। हम जानते हैं कि नदी के जल में लवणों की मात्रा कम होती है, लेकिन महासागरों के जल में लवण की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। लवणों का जो स्तर है वो काफ़ी ऊंचा होता है। ऐसा क्यों होता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर एक कप दिखाया गया है जिसमें हम 1000 ग्राम पानी डालते हैं, जिसमें कि 10 ग्राम नमक घोला गया है। ऐसा करने के उपरांत कुछ समय के पश्चात इस कप से शुद्ध पानी वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा और उसमें घुला हुआ नमक जो कि 10 ग्राम था कप के अंदर रह जाएगा। इसके उपरांत हम दोबारा से फिर 1000 ग्राम पानी कप में डालते हैं, जिसमें कि फिर से 10 ग्राम नमक घोला गया है। और ऐसा करने के उपरांत कुछ समय के पश्चात कप से ये 1000 ग्राम पानी फिर से वाष्पीकृत हो जाएगा और अपने पीछे फिर से 10 ग्राम नमक कप के अंदर छोड़ जाएगा। तो इस प्रकार कप में कुल नमक की मात्रा 20 ग्राम हो गई। इसी प्रकार ये प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी, जिसमें कि हमने 1000 ग्राम पानी फिर से कप के अंदर डाला, जिसमें कि 10 ग्राम नमक घोला गया था। ऐसा करने के उपरांत अब इस कप में कुल पानी की मात्रा सिर्फ 1000 ग्राम है, जबकि उसमें घुला हुआ नमक उसकी मात्रा 30 ग्राम हो गई। इस प्रकार जो हमने 1000 ग्राम जो पानी डाला है वो नदियों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यह कप महासागरों के जल को प्रदर्शित कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि इस 1000 ग्राम जो हमने पानी डाला था उसमें लवणता की मात्रा कम थी, जबकि अभी कप में लवणता की मात्रा का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। यही प्रक्रिया नदियों के द्वारा सैकड़ों व हजारों वर्षों से दोहराई जा रही है, जिसका परिणाम यह हुआ कि नदियों की जो लवणता है वो आज भी कम पाई जाती है, जबकि महासागरों की लवणता लगातार बढ़ती गई, क्योंकि महासागरों से शुद्ध पानी वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, जबकि लवण उसके पीछे ही छूट जाते हैं। और कालांतर में इसी कारण से महासागरीय जल की लवणता का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। नदियों के जल का तथा समुद्र के जल का वैज्ञानिक विश्लेषण करने से पता चला है कि नदियों के जल की रासायनिक संगठन अलग है और समुद्रों के जल का रासायनिक संगठन अलग प्रकार का है। आइए इसको समझने जानने का प्रयास करते हैं। नदी के जल में कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका की प्रधानता पाई जाती है, जबकि इसमें सोडियम, क्लोराइड, सल्फेट व ब्रोमाइड जैसे खनिजों की कमी होती है या वो कम मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि समुद्री जल के अगर हम रासायनिक संरचना को देखें तो उसमें सोडियम क्लोराइड, सल्फेट, ब्रोमाइड की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका की कमी पाई जाती है। हमने अभी देखा कि जो महासागरीय जल की लवणता है उसका मुख्य स्रोत नदियां हैं। तो फिर यहाँ पर नदियों के जल में जिन खनिज लवणों की प्रधानता है वही खनिज लवण महासागरीय जल में कम क्यों पाए जा रहे हैं, आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि नदी के जल में कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका की प्रधानता होती है, अतः महासागरों का जो जल है उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका
जैसे लवणों की प्रधानता होनी चाहिए थी, लेकिन ये लवण महासागरीय जल में कम मात्रा में या अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि समुद्र के जो अंदर असंख्य जीव जंतु पाए जाते हैं या जलीय जीव पाए जाते हैं, वो चूने के अंश को ग्रहण करते हैं और खोल, हड्डियों व शरीर के अन्य अवयवों का निर्माण करते हैं, तथा समुद्री वनस्पति भी कैल्शियम कार्बोनेट को इस्तेमाल करती है, उसका उपयोग करती है। इसी प्रकार से समुद्र में रहने वाले स्पंज, डायटम, रेड्यूलेरिया आदि जल से सिलिका की मात्रा को अवशोषित कर लेते हैं, उसका उपभोग कर लेते हैं। इस प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका का अधिकांश मात्रा का जलीय जीवों के द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। बाकी के जो खनिज लवण होते हैं वो अनावश्यक होते हैं। तो इस प्रकार ये लवण कालांतर में जमा होते होते महासागरीय जल में इनकी मात्रा अधिक हो गई, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका जैसे खनिजों का उपभोग होने के कारण उनकी मात्रा सागरीय जल में कम पाई जाती है। महासागरीय लवणता सभी स्थानों पर एक समान नहीं पाई जाती है। अलग अलग स्थानों पर महासागरीय लवणता अलग अलग पाई जाती है। इसके कई कारण हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं या कारक हैं जो महासागरीय जल में लवणता के स्तर को प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है स्वच्छ व मीठे जल की आपूर्ति। जिन महासागरीय क्षेत्रों में स्वच्छ व मीठे पानी की आपूर्ति होती है, जिन क्षेत्रों में, वहाँ पर लवणता का स्तर कम पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर जिन क्षेत्रों में या जिन महासागरीय क्षेत्रों में नदियाँ समुद्र में आकर मिलती हैं, वहाँ पर भारी मात्रा में शुद्ध पानी का आगमन होता है सागरों में, जिसके कारण नदी के मुहानों के आसपास वाले क्षेत्रों में लवणता की मात्रा कम पाई जाती है। स्वच्छ व मीठे जल की आपूर्ति का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है वर्षा की मात्रा, अर्थात उन क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा के द्वारा महासागरीय क्षेत्रों में शुद्ध जल मिलता है, उन क्षेत्रों में लवणता का स्तर कम पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर भूमध्य रेखा वाले क्षेत्रों में उच्च तापमान होने के बावजूद इन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, जिसके कारण महासागरीय क्षेत्रों में शुद्ध जल की अधिक प्राप्ति होने के कारण इन क्षेत्रों में या भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में लवणता का स्तर कम पाया जाता है अपेक्षाकृत। स्वच्छ जल की आपूर्ति का तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत है हिम का पिघलना। जिन क्षेत्रों में बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, उनके पिघलने से महासागरीय जल में स्वच्छ जल की या मीठे जल की आपूर्ति होती है, जिसके कारण लवणता का स्तर गिर जाता है या कम हो जाता है। महासागरीय क्षेत्रों में लवणता को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वाष्पीकरण की दर। जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण अधिक होता है, उन क्षेत्रों में लवणता अधिक पाई जाती है, क्योंकि वाष्पीकरण के द्वारा महासागरीय या सागरीय क्षेत्रों से शुद्ध जल वाष्पीकृत हो जाता है और अपने पीछे सागरों में अधिक मात्रा में लवण जमा हो जाते हैं, जिसके कारण उन क्षेत्रों में लवणता का स्तर बढ़ जाता है। यही कारण है कि कर्क रेखा व मकर रेखा वाले क्षेत्रों में वाष्पीकरण की दर अधिक होने के कारण यहाँ पर लवणता का स्तर अधिक पाया जाता है। समुद्री जलधाराएं व प्रचलित पवनें भी महासागरीय क्षेत्रों में लवणता के वितरण को प्रभावित करती हैं। महासागरीय क्षेत्रों का जो जल है या महासागरों का जो जल है वो कभी स्थिर नहीं रहता, उसमें हलचलें होती रहती हैं। ये हलचलें कई प्रकार की होती हैं, जैसे लहरें, ज्वार भाटा व समुद्री धाराएं। ये सभी हलचलें महासागरीय क्षेत्रों में लवणता को पुनर्वितरित करने में मदद करती हैं। समुद्री जलधाराएं इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। उष्ण या गर्म क्षेत्रों से चलने वाली गर्म जलधाराएं अपने साथ अधिक मात्रा में लवणता को ले जाती हैं और ठंडे क्षेत्रों में लवणता के स्तर को बढ़ा देती हैं, जबकि इसके विपरीत ठंडे क्षेत्रों से चलने वाली ठंडी जलधाराएं जिन क्षेत्रों में पहुंचती हैं वहां के लवणता के स्तर को कम कर देती हैं। महासागरीय जल की लवणता की विस्तार की बात करें तो यह हम इसका विस्तार या वितरण दो ढंग से पढ़ सकते हैं। नंबर 1, महासागरीय लवणता का क्षैतिज वितरण तथा महासागरीय लवणता का लंबवत वितरण। तो आइए महासागरीय लवणता का क्षैतिज वितरण का अध्ययन करते हैं।
जब हम क्षैतिज वितरण की बात कर रहे होते हैं लवणता की, तो हम इसे 3 तरह से अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1, खुले सागरों में लवणता का क्या स्तर है। आंशिक रूप से घिरे हुए समुद्रों में लवणता का क्या स्तर है, तथा अंतः समुद्री व झीलों की लवणता का क्या स्तर है। यहाँ स्क्रीन पर एक मानचित्र दिखाया गया है जिसमें महासागरीय लवणता के क्षैतिज वितरण को प्रदर्शित किया गया है। जब हम खुले क्षेत्रों में महासागरीय लवणता के अध्ययन की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि कर्क रेखा व मकर रेखा वाले क्षेत्रों में महासागरीय लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। इसका कारण है कि इन क्षेत्रों में वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक होती है। इसके अतिरिक्त दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र। यहाँ पर लवणता का स्तर अधिक होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें लगभग पूरे साल सीधी पड़ती हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर लवणता का स्तर कम पाया जा रहा है। इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि इन क्षेत्रों में अर्थात भूमध्य रेखा वाले क्षेत्रों में साल भर अधिक मात्रा में वर्षा होती है, जिसके कारण शुद्ध जल या मीठे जल की आपूर्ति बहुत अधिक होने के कारण भूमध्य रेखा वाले क्षेत्रों में सागरीय लवणता का स्तर कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त सबसे कम लवणता ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पे वाष्पीकरण का जो स्तर है बहुत कम है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में सूरज की किरणें बहुत तिरछी पड़ती हैं और ठंडा मौसम होने के कारण यहाँ पर वाष्पीकरण की दर निम्न होती है। और साथ ही साथ इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली बर्फ़ के पिघलने से महासागरीय क्षेत्रों में स्वच्छ जल की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में सागरीय लवणता का स्तर काफ़ी कम पाया जाता है। आंशिक रूप से घिरे हुए समुद्रों में लवणता का स्तर देखें तो हम पाते हैं कि भूमध्य रेखा, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी में लवणता की जो मात्रा है वो बहुत अधिक है। इन क्षेत्रों में 37 प्रति हज़ार से लेकर 41 प्रति हज़ार तक की लवणता पाई जाती है। इसका कारण ये है कि यहाँ ग्रीष्म ऋतु में शुष्क वायु के प्रभाव से वाष्पीकरण की दर काफ़ी अधिक हो जाती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में लवणता का स्तर काफ़ी अधिक पाया जाता है। जबकि काला सागर में लवणता की मात्रा कुछ कम है, लगभग 18 प्रति हज़ार। उच्च अक्षांशों में स्थित होने के कारण इन क्षेत्रों में समुद्रों का तापमान कम रहता है, फलस्वरूप वाष्पीकरण की जो दर है वो भी कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त डैन्यूब, डॉन, नीपर जैसी बड़ी विशाल नदियाँ भारी मात्रा में शुद्ध जल को सागरों में आकर डालती हैं, जिसके कारण लवणता का स्तर काफ़ी कम हो जाता है। बाल्टिक सागर में लवणता का स्तर अत्यंत कम होता है। जैसे दक्षिणी स्वीडन के तट की बात करें तो यहाँ 11 प्रति हज़ार, जबकि बोथनिया की खाड़ी के मुहाने पर लवणता की बात करें तो यहाँ 2 प्रति हज़ार लवणता पाई जाती है। यहाँ तापमान कम होने के कारण वाष्पीकरण की दर कम होती है और साथ ही साथ हिम के पिघलने से स्कैंडिनेविया के पहाड़ों से आने वाली अनेकों छोटी छोटी नदियाँ बाल्टिक सागर में ताज़ा पानी मिलाती जाती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में लवणता का स्तर अत्यंत कम हो गया है। अंतः समुद्रों अर्थात भूमि से घिरे हुए सागरों व झीलों में लवणता का स्तर देखें तो हम पाते हैं कि इन क्षेत्रों में लवणता का स्तर बहुत अधिक पाया जाता है। इसका कारण ये है कि स्थल से घिरे होने के कारण इन समुद्रों व झीलों में नदियाँ लगातार लवणों की आपूर्ति करती रहती हैं, जिससे खारे पानी की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। साथ ही साथ वाष्पीकरण की दर के कारण भी लवणता का स्तर काफ़ी अधिक हो जाता है। उदाहरण के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट सॉल्ट लेक, जिसकी लवणता 220 प्रति हज़ार है, जबकि जॉर्डन का मृत सागर या डेड सी, जिसमें लवणता का स्तर 238 प्रति हज़ार है। इस प्रकार एनक्लोज्ड जो सीज़ हैं या लेक्स हैं उनमें लवणता का स्तर अत्यंत अधिक पाया जाता है। जबकि कैस्पियन सागर की बात करें, जो कि एक अंतः समुद्र है अर्थात भूमि से घिरा हुआ समुद्र है, उसमें लवणता का स्तर काफ़ी कम पाया जाता है, जिसका कारण यह है कि वोल्गा तथा यूराल नदियाँ बड़ी मात्रा में स्वच्छ पानी को कैस्पियन सागर में आकर मिलाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर लवणता का स्तर 14 से 17 प्रति हज़ार के बीच ही पाया जाता है।
तो एनक्लोज अगर सागर हैं या झीलें हैं तो ऐसी परिस्थिति में यदि बड़ी नदियां इनमें आकर मिल रही होती हैं तो लवणता का स्तर कम हो जाता है, अन्यथा लवणता का स्तर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जाता है। महासागरीय लवणता के लंबवत वितरण की जब हम बात करते हैं तो हमें एक कॉलम लेना होगा जिसमें हम महासागरीय जल को महासागर की सतह से महासागर की तली तक प्रदर्शित करेंगे। यहाँ स्क्रीन पर एक ऐसा ही कॉलम दिया गया है जिसमें बाईं ओर हम लवणता के लो स्तर को दर्शाएंगे और दाईं ओर आते हुए लवणता का स्तर बढ़ जाएगा। और इस कॉलम पर लाल रेखा के द्वारा विभिन्न गहराइयों पर लवणता के स्तर को दर्शाया गया है। इस कॉलम में यहाँ 3 जोन दिखाए गए हैं। पहला जोन महासागर की सतह से 200 मीटर की गहराई तक पाया जाता है, जिसे हम सरफेस जोन कहते हैं। इस जोन में लवणता का स्तर निम्न पाया जाता है। इसके उपरांत दूसरा जोन है जो 200 मीटर की गहराई से 1000 मीटर की गहराई के बीच पाया जाता है। 200 मीटर की गहराई से 1000 मीटर के बीच दूसरा जोन है जिसमें गहराई के साथ लवणता का स्तर तेज़ी से बढ़ता जाता है। इसी जोन को हम हेलोक्लाइन के नाम से भी जानते हैं। यही वो पेटी है जिसमें तापमान तेज़ी के साथ कम होता है। इसके उपरांत 1000 मीटर की गहराई से लेके महासागर की तली तक जो जोन है इसे हम डीप जोन के नाम से जानते हैं। इसमें लवणता का स्तर उच्च पाया जाता है, लेकिन गहराई के साथ उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, अर्थात गहराई के साथ लवणता स्थिर रहती है डीप जोन में। इस प्रकार हमने इस वीडियो में सीखा कि महासागरीय जल के भार और उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं, जिसे प्रति 1000 ग्राम में मापा जाता है। इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए हमने जाना कि कौन कौन से लवण घुलकर जल को लवणयुक्त बनाते हैं, जिनमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है और नदियाँ सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत हैं। हमने महासागरों की लवणता के बढ़ने की प्रक्रिया को भी जाना और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि स्वच्छ जल की आपूर्ति से लवणता कम होती है, जबकि वाष्पीकरण की दर से बढ़ने से लवणता का स्तर भी बढ़ जाता है। लवणता के क्षैतिज वितरण से हमने जाना कि खुले सागरों में कर्क व मकर रेखा पर लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, जबकि ध्रुवों पर लवणता का स्तर सबसे कम होता है, जिसका कारण है वाष्पीकरण की दर। लवणता के लंबवत वितरण में हमने पाया कि समुद्रों की जो सतह है वहाँ पर लवणता का स्तर कम होता है, जबकि महासागरों की तली में अर्थात उनके बॉटम में लवणता का स्तर अधिक पाया जाता है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने व सुनने के लिए धन्यवाद।